हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आपके लिए लेके आए माइंड मैप सीरीज। तो आज से स्टार्ट करने वाले हम माइंड मैप सीरीज ऑफ मॉडर्न फिजियो। किसकी? मॉडर्न फिजियो की जो माइंड मैप सीरीज है हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो यार, मॉडर्न फिजियो जो है ना बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। उसमें समझ में नहीं आता कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो इस सीरीज में जब यही करेंगे, आपके माइंड में से मैप डालने का काम हम इस सीरीज में करने वाले हैं। तो वन सेट आयुर्वेदा आपके लिए एक ही जगह पे सब आयुर्वेदा लेके आने वाला है। तो चैनल को फॉलो कर लीजिए और आज से शुरू कर दीजिए अपने माइंड मैप सीरीज को फॉलो करना। तो इस माइंड मैप सीरीज में हम क्या देखने वाले दोस्तों? तो आईएमपी टॉपिक्स समरी, जो आईएमपी टॉपिक्स है ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी सिर्फ समरी हम देखेंगे। एग्जाम में क्या आ सकता है, कहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है, इस टॉपिक में मतलब इस वीडियो में सिर्फ यही देखने वाले हैं हम। ओनली एग्जाम रिलेटेड टॉपिक्स, जो एग्जाम रिलेटेड टॉपिक है ना वही देखेंगे कि एग्जाम में जो जो एनसीएसआईएम ने जो टॉपिक्स बताए वही हम टॉपिक्स यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अकॉर्डिंग टू एनसीएसआई मैंने बताया कि अकॉर्डिंग टू एनसीएसआई से हम जाएंगे हम। तो देखिए यहाँ पे मुझे इस चैनल को आप फॉलो कर लीजिए और इंस्टा पे भी हमारा एक चैनल है वन स्टॉप आयुर्वेदा करके, उसको भी आप फॉलो कर लीजिए, आपको अपडेट मिलते रहेंगे। और आज से स्टार्ट करेंगे अपनी बीएमएस फर्स्ट ईयर का मॉडर्न फिजियो का माइंड मैप सीरीज। क्या दोस्तों? माइंड मैप सीरीज हम स्टार्ट करने वाले। चलो बिना कोई कंफ्यूजन के स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज। तो सबसे पहले हम देखना कि पेपर वन, क्या पेपर वन ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी। तो मॉडर्न फिजियोलॉजी का जो पेपर वन से जो टॉपिक है ना, हम वो टॉपिक्स देखेंगे। तो इस पेपर वन में लगभग कितने 5 टॉपिक है, कितने 5 टॉपिक है दोस्तों, जो आपको नीचे दिख रहे हैं। होम्योस्टेसिस दिख रहा है आपको, रेस्पिरेटरी सिस्टम दिख रहा है आपको, जीआईटी दिख रहा है आपको, फिर नर्वस सिस्टम दिख रहा है, फिर एंडोक्राइन ग्लैंड दिख रहा है। तो ये लगभग ये 5 टॉपिक पेपर वन के मॉडर्न में आएंगे। तो ये लगभग कितने मार्क्स कवर करते हैं? लगभग हम 40 मार्क्स के लिए ये टॉपिक्स आने वाले हैं दोस्तों। तो इसमें आप देख लीजिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया है मैंने। जो 3 चैप्टर है ना, जो फर्स्ट 3 टॉपिक है ना, इसमें आए ये टोटल आएगा 23 मार्क्स के लिए। और जो बच रहे 2 टॉपिक है जैसे नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन, ये आएंगे 70 मार्क्स के लिए। समझ रहे हो? तो इस पेपर वन में 5 टॉपिक आने वाले और 5 होगा। मैंने मार्क डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया है आपको कितने मार्क्स में आने वाले दोस्तों। 40 मार्क्स कवर करता है मॉडर्न फिजियो पेपर वन में। तो देखिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला टॉपिक, जो कि होम्योस्टेसिस। क्या है दोस्तों? होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस होता क्या है कि होम्योस्टेसिस मतलब कि अपने बॉडी का जो नॉर्मल कंडीशन है उस कंडीशन को मेंटेन रखना होता है। जो नॉर्मल टेम्परेचर हो गया कि जो उसको मेंटेन करने की जो चीज होती है ना, वो होम्योस्टेसिस करती है। तो होम्योस्टेसिस में क्या इंपॉर्टेंट है? होम्योस्टेसिस में जो सबसे पहला है इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या क्या आ सकता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो मतलब सेल के बाहर जो फ्लूइड होता है वो उसका इन्वायरमेंट मेंटेन रखना है। फिर उसके बाद इंटरस्टिशियल फ्लूइड यानी कि सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसका इन्वायरमेंट मेंटेन रखना है। उसके फिजियोलॉजिकल लिमिट्स। फिजियोलॉजिकल लिमिट्स क्या होती है? फिजियोलॉजिकल लिमिट्स यानी कि अगर हमारे बॉडी की कैपेसिटी, हमारे बॉडी की कैपेसिटी 47 डिग्री है, टेम्परेचर की कैपेसिटी कितनी है? 47 डिग्री है। तो ये हो गया हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल लिमिट। तो हमारी लिमिट है। अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा बॉडी का तो क्या हो जाएगा? इंटरनल इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा दोस्तों? इंटरनल इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटरनल इन्वायरमेंट, हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट हो जाएगा चेंज। तो ध्यान में रखिए कि हमारी फिजियोलॉजिकल लिमिट क्या होती है, जो नॉर्मल बॉडी की लिमिट होती है ना कोई भी चीज की, जैसे कि टेम्परेचर की कितनी है 40 डिग्री सेल्सियस, तो इसके ऊपर रहेगा तो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा बॉडी में, इंटरनल इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा। तो बॉडी क्या करेगी? उसके अगेंस्ट कोई रिएक्शन लेगी ना, एक्शन करेगी उसके अगेंस्ट। तो ये होगी फिजियोलॉजिकल लिमिट। फिर उसके बाद आएगा रोल ऑफ वेरियस सिस्टम। तो होम्योस्टेसिस मेंटेन करने में क्या होता है, हर एक सिस्टम का अलग अलग रोल हमको देखने को मिलता है। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम का अलग रोल देखने को मिलेगा। ओके, उसके बाद हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम का अलग रोल देखने को मिलेगा। फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम का हमें अलग रोल देखने को मिलेगा। एंडोक्राइन सिस्टम का अलग रोल देखने को मिलेगा। लिम्फेटिक सिस्टम का अलग रोल देखने को मिलेगा और स्किन का अलग रोल। तो आपको ये टॉपिक्स करके जाने, देखो कौन से कि किस सिस्टम का क्या रोल है। वो छोटे छोटे टॉपिक है, वन लाइन आप खत्म कर सकते हो वन लाइन में। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करती है, हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है सेल्स को, कि जिससे सेल का जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो सेल भी अच्छे से बने रहे। उसके बाद क्या हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करती है, बॉडी के आयन बैलेंस करती है और क्या करती है, वाटर बैलेंस करने का काम करती है। उसके बाद हो गया स्किन। देखिए स्किन में देख लीजिए, स्किन क्या करती है, जो वाटर बैलेंस उसको मेंटेन करने का काम करती है। ठीक है, ये सब टेम्परेचर मेंटेन करने का काम कौन करती है? स्किन करती है अपना। तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद थर्ड नंबर जो आता है कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस के कंपोनेंट्स क्या है? अब इंटरनल इन्वायरमेंट हम देख लिया, होम्योस्टेसिस में क्या करता है, इंटरनल इन्वायरमेंट हमें सेफ रखना है। उसके बाद क्या करना है, रोल, हर एक सिस्टम का रोल क्या है हमने देख लिया। उसके बाद कंपोनेंट देंगे, कंपोनेंट होता क्या है। तो देखिए कंपोनेंट मतलब क्या कि ये जो सिस्टम है ना होम्योस्टेसिस, तो कौन से कंपोनेंट चलता है। सबसे पहले आ जाएगा क्या,
वो सबसे पहले आ जाए जो है सेंसरी सिस्टम। सेंसरी यानी क्या, जो सेंस करेगा और क्या ले जाएगा, रिसेप्टर हम जिसे बोलते हैं ना, जो लेके जाता है, जो अगर हमें कुछ बर्न हो गया तो बर्न वाला रिसेप्टर ब्रेन तक कौन लेके जाएगा, तो रिसेप्टर लेके जाएगा, हम सेंस करेंगे उस चीज को, तो सेंसर का काम हो गया। कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा, कंट्रोल सिस्टम इस सेंसर रिसेप्टर से रिसेप्टर आने के बाद उसको पढ़ेगा, उस पर क्या एक्शन लेनी है वो बोलेगा, और वो एक्शन को लेके जाना कौन होगा, इफेक्टर होगा, वो एक्शन को लेके जाने वाला कौन होगा, इफेक्टर होगा। तो देखिए इधर इस चार्ट में आइए, इस चार्ट में देखिए, ये सबसे पहले क्या, नॉर्मल बॉडी हमारी, नॉर्मल बॉडी, उसमें कुछ डेविएशन आ गए। डेविएशन जैसे क्या, जैसे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, क्या हो गया, टेम्परेचर, जैसे कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो गया। अब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया मतलब कोई तो मतलब दिक्कत आ रही है, तो क्या होगा, हमारा जो सेंसर है ना वो क्या करेगा, उस पर एक्ट करके, हाँ टेम्परेचर इंक्रीज होगा भाई, और इसको क्या कहा लेके जाएगा, कंट्रोल सेंटर, जो हमारे क्या होता है, हाइपोथैलेमस में होता है, वो कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, कमांड देगा, इंफॉर्मेशन आगे सेंसर से, उसके बाद उस पर कमांड होगी, और एक कमांड क्या करेगा, इफेक्टर लेके जाएगा, और लेके जाने के बाद उसको क्या करेगा, करेक्ट करेगा, क्या करेगा, उसमें करेक्शन करेगा, और फिर से क्या होगा, बॉडी नॉर्मल हो जाएगी। तो सिंपल समझ गए आप उसके, समझ गए ना, एक बढ़िया से एकदम कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस के एक डायग्राम आप एग्जाम में उसमें डाल सकते हो। तो उसके बाद क्या आ गया दोस्तों, मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस, क्या आ गया, मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस। तो मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस मतलब क्या, कि होम्योस्टेसिस होता कैसे है, इसमें क्या क्या सिस्टम, कौन से सिस्टम काम करते हैं। तो इसमें दो मतलब फीडबैक आते हैं दोस्तों, निगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक और फीड फॉरवर्ड फीडबैक। तो सबसे पहले हम देखने वाले क्या, निगेटिव फीडबैक, क्या देखने वाले, निगेटिव फीडबैक। तो निगेटिव फीडबैक क्या होता है, उसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में एग्जाम्पल्स लिखने ही पड़ेंगे तभी मार्क्स मिलेंगे। ध्यान में रखना कि डिफेंस क्या करता है, क्या करता है, डिफेंस का काम करता है। निगेटिव फीडबैक हैविंग द डिफेंस मैकेनिज्म, क्या करता है दोस्तों, एक डिफेंस की तरह काम करता है। अगर कुछ चीज बड़ी है तो उसे कम करने का काम करेगा, कोई चीज राइज करे तो फिर उस वही सिस्टम आ गया तो डिफेंस मैकेनिज्म का काम करेगा। तो देखो सबसे पहला जो एग्जांपल दिया हुआ है ना वो क्या है, रेगुलेशन ऑफ सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स। तो हार्मोन के रेगुलेशन ऑफ सिक्रेशन पे कैसे काम करता है, तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है थायरॉक्सिन का, क्या थायरॉक्सिन का एग्जांपल दिया हुआ है। तो देखिए इस डायग्राम आपको मैं डायग्राम समझा जाता हूँ, ये डायग्राम कैसे, देखो यहाँ पे आ जाइए सबसे पहले कि ये फर्स्ट स्टेप होगी, समझ लो कि क्या होगा कि नॉर्मल थायरॉक्सिन लेवल है, क्या है, नॉर्मल थायरॉक्सिन लेवल। अभी क्या होगा, नॉर्मल थायरॉक्सिन लेवल है, तो क्या होगा, इससे आगे देखो, इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन का सिक्रेशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है, क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अगर थायरॉक्सिन का सिक्रेशन अगर इंक्रीज हो गया दोस्तों, क्या होगा, थायरॉक्सिन का सिक्रेशन, देखो यहाँ से क्या करना है आपको, ध्यान में रखना, यहाँ से क्या करना है आपको, ये दो नॉर्मल कंडीशन हो गई। यहाँ से हम दो जगह जा सकते हैं, यहाँ से हम दो जगह जा सकते हैं, ये नॉर्मल कंडीशन। एक तो थायरॉक्सिन का क्या होगा, लेवल इंक्रीज होगा, क्या होगा, इंक्रीज, क्या एक तो क्या होगा, डिक्रीज होगा, एक तो डिक्रीज होगा, दो कंडीशन आ गए। एक कंडीशन तो ये वाली कंडीशन आ गई, एक तो थायरॉक्सिन इंक्रीज होगा, दूसरी कंडीशन क्या आ गई दोस्तों, दूसरी कंडीशन तो ये आ गई, एक तो थायरॉक्सिन क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट वाली कंडीशन, जब थायरॉक्सिन जब इंक्रीज होगा ना, थायरॉक्सिन इंक्रीज जब हो तो क्या करता है, क्या करता है, इनहिबिट करता है, क्या करता है, इनहिबिट करता है किसको, टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्या, जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना, उस को क्या करता है, इनहिबिट करने का काम करता है। अगर थायराइड टीएसएच अगर सिक्रेशन इनहिबिट हो गया, टीएसएच अगर बॉडी में कम हो गया, टीएसएच क्या होगा फिर, डिक्रीज डिक्रीज थायरॉक्सिन सिक्रेशन, तो थायरॉक्सिन सिक्रेशन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर थायरॉक्सिन डिक्रीज हो गया फिर से क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन गेन कर लेगा। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, इंक्रीज हुआ था उसको क्या किया हमने, कंट्रोल कर लिया। कैसे कंट्रोल किया, इसने क्या किया, सीधा इसने किया टीएसएच पे वार किया कि थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन को डिक्रीज कर दिया। अगर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन डिक्रीज हो गया तो थायरॉक्सिन का जो लेवल है ना वो अपने आप डिक्रीज हो जाएगा। स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या है, जो स्टिमुलेट करता है, क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, ध्यान में रखना। फिर हम सेकंड नंबर कंडीशन में जाएंगे, सेकंड में क्या दिया है, अगर डिक्रीज होता है थायरॉक्सिन, अगर डिक्रीज, थायरॉक्सिन अगर डिक्रीज होता है, डिक्रीज होगा तो क्या होगा, ये क्या करेगा, जो टीएसएच है, थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको क्या करेगा, बढ़ाएगा, क्या करेगा, इसको इसको सिक्रेशन को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, और सिक्रेशन को स्टिमुलेट करने के बाद फिर से क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा थायरॉक्सिन, और फिर से क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, इधर क्या है, नो डेविएशन, यानी इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, समझ गए, नॉर्मल कंडीशन पे गए। स्टेज वन, स्टेप वन क्या थी, फर्स्ट कंडीशन में क्या था कि थायरॉक्सिन क्या होता है, इंक्रीज हुआ था, तो उसको क्या किया, नॉर्मल, क्या कैसे, टीएसएच के सिक्रेशन इमिट करके। सेकंड कंडीशन में क्या था दोस्तों, थायरॉक्सिन डिक्रीज हुआ था, तो क्या किया हमने, टीएसएच का सिक्रेशन क्या किया, स्टिमुलेट किया, और क्या किया, फिर से नॉर्मल कंडीशन की, बस खत्म। ये चार्ट आपको याद ना, यहाँ से आप इसकी हिंदी आराम से लिख सकते हैं, सॉरी इसका इसका इंग्लिश आप आराम से लिख सकते हैं, इसका पैराग्राफ आराम, इससे आप एक पैराग्राफ लिख सकते हैं आराम से।
ठीक है। तो नेक्स्ट जाएंगे, नेक्स्ट जो है दोस्तों वो है रेगुलेशन ऑफ, इसमें सेकंड एग्जांपल दिया हुआ है उसका, रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस बाय नेगेटिव फीडबैक। तो वाटर बैलेंस, हमारे बॉडी में वाटर का बैलेंस कैसे होता है, बाय नेगेटिव फीडबैक, तो देखेंगे। अब एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ पे डिफेंस हुआ है, डिफेंस यानी कैसे कि यहाँ पे अगर कम हो रहा है ना, यहाँ पे अगर कम हो रहा है तो हमारी बॉडी अगर ये बढ़ा रही है, क्या इसको इसको कम हो तो बढ़ा रही है, मतलब डिफेंस मैकेनिज्म जैसे काम कर रही है, ठीक है। अगर बढ़ रहा है तो क्या हमारी बॉडी क्या कर रही है दोस्तों, डिक्रीज कर रही है। तो समझ लो ये क्या कर रहा है, एक तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म जैसा काम हमारी बॉडी में चल रहा है, नेगेटिव फीडबैक वर्क एज अ डिफेंस मैकेनिज्म। तो वाटर बैलेंस में भी यही ध्यान रखना है कि वाटर कंटेंट में कैसे होगा। देखो आप, देखो ये नॉर्मल वाटर कंटेंट है कि जैसे हम ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल वाटर कंटेंट है। अब इसमें एक कंडीशन देखो, फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे देखेंगे हम, ये जो है फर्स्ट कंडीशन है, इसमें क्या होता है, वाटर अगर हमारे बॉडी में कम हो गया, वाटर अगर हमारे बॉडी में क्या हो गया, कम हो गया, तो क्या क्या हो सकता है, एक तो हमें प्यास लग सकती है, ठीक है। प्यास लग के तो हम क्या करें, ज्यादा पानी पियेंगे, ज्यादा पानी पियेंगे तो फिर क्या होगा, फिर से नॉर्मल कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। दूसरा ये फर्स्ट प्रोसेस हो गई इसकी। सेकंड प्रोसेस क्या कर सकता है इसमें, स्टिमुलेशन द ऑस्मो रिसेप्टर्स इन द जो हाइपोथैलेमस में ऑस्मो रिसेप्टर है, इनको क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। इससे क्या होगा, जो एडीएच हार्मोन है ना, एडीएच पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करेगी, एडीएच का फॉर्मेशन करेगी, और एडीएच क्या करेगा, इंक्रीज द रिटेंशन ऑफ वाटर बाय किडनी। तो किडनी में जो वाटर है उसका रिटेंशन होना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर से क्या होगा, वाटर नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। ये कब की कंडीशन थी, फर्स्ट कंडीशन जब वाटर क्या हो रहा है, बॉडी में डिक्रीज हो रहा है। दूसरी कंडीशन यहाँ पे देख लो, अगर वाटर बॉडी में ज्यादा हो गया, वाटर अगर बॉडी में बढ़ गया तो क्या होगा, हमको थ्रस्ट, पानी की प्यास, पानी की प्यास नहीं लगी, नो थ्रस्ट, पानी की प्यास नहीं लगेगी। हम क्या करेंगे, पानी कम पियेंगे, डिक्रीज वाटर इनटेक हो जाएगा, तो इसका फिर से नॉर्मल कंडीशन आ जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ पे जो ऑस्मोरिसेप्टर्स है उनको क्या किया जाएगा, स्टिमुलेट नहीं किया जाएगा, स्टिमुलेट नहीं किया तो एडीएच का सिक्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और एडीएच का सिक्रेशन कम होगा तो वाटर जो रिटेंशन पावर है किडनी की वो क्या कर देगी, हो जाएगी, कम हो जाएगी, और फिर से नॉर्मल कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, आ जाएगी। इस तरीके से वाटर बैलेंस सिंपल से यहाँ पे समझाया गया है, समझ गया आप। ये होगा सेकंड एग्जांपल ऑफ नेगेटिव फीडबैक। तो एग्जांपल लिख देना आराम से और उनको एक्सप्लेन कर देना इंग्लिश में कम से कम 5-6 लाइंस में, ठीक है। तो आगे जाएंगे, हम जाएंगे पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। क्या आएगा, पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। जो पॉजिटिव फीडबैक है दोस्तों, ये काम करता है एम्पलीफाइंग, यानी कि कोई चीज को एम्पलीफाई करता है, सुधारता है, बस यही काम करता है हमारा क्या, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। तो इसमें दो एग्जांपल दिए हुए हैं। जो फर्स्ट एग्जांपल है क्या, पॉजिटिव फीडबैक है द पार्चुरेशन। पार्चुरेशन यानी क्या, बेबी का जो बर्थ होता है उसे पार्चुरेशन कहते हैं। तो बर्थ के वक्त जो होता है, जो पॉजिटिव फीडबैक जो दिया जाता है ना, वो दिया सर्विक्स वगैरह को डायलेट करने में, तो वो हो गया। ओके, उसको मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो अभी वन साइड ऑफ प्यूबर्टी, वन साइड ऑफ लेबर, मतलब जब लेबर पेन होगा, ठीक है। ये आप इसको रहने दो, मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि ये क्या है, पेट है, उसमें क्या है, बेबी, ठीक है, यूटेरस, यूटेरस में क्या बेबी है। तो बेबी क्या करेगा दोस्तों, एक क्या करेगा, सिग्नल्स देगा। जब बेबी मतलब पार्चुरेशन का वक्त आएगा तो सिग्नल्स देगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, रिसेप्टर्स होंगे, सिग्नल रिसेप्टर्स। तो क्या करेंगे, ये सिग्नल्स को क्या लेके जाएंगे अपने हाइपोथैलेमस, मतलब क्या कहेंगे, ये जो है ना पॉजिटिव फीडबैक, एक पॉजिटिव फीडबैक की तरह काम करेगा। कैसे, पॉजिटिव फीडबैक की तरह काम करेगा, वो किधर लेके जाएगा, अपने हाइपोथैलेमस के पास। किधर, हाइपोथैलेमस के पास, ठीक है। हाइपोथैलेमस पास ले गया, तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहा ले जाएगा, पोस्टीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास लेके जाएगा ये सिग्नल। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करेगी दोस्तों, पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट करेगी ऑक्सीटोसिन। क्या सिक्रेट करेगी, ऑक्सीटोसिन सिक्रेट करेगी। ध्यान में रखना, क्या सिक्रेट करती है, ऑक्सीटोसिन सिक्रेट करेगी। देखा, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। देखो तो ऑक्सीडेशन सिक्रेट हो गया, ठीक है। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन सिक्रेट हो गया। अब ये ऑक्सीडेशन क्या करेगा, फिर से यूटेरस के पास जाएगा, और यूटेरस में जो रिसेप्टर ना ऑक्सीडेशन के, वो उसको रिसीव करेंगे। और यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो गया दोस्तों, कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करेगा, वजह से क्या होगा, फिर भी बढ़ेगा। ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव फीडबैक। क्या हो गया, पॉजिटिव। इसमें वो बताओ कोई चीज बढ़ रही है, कोई चीज कम करने की जरूरत पड़ रही है, नहीं, ये तो सिर्फ सिग्नल देने का काम कर रहा है। तो ये हो गया पॉजिटिव फीडबैक में। जब कोई चीज बढ़े, उसे उसके अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है ना, कोई चीज अगर बढ़ रही है, कम हो रही है, अगर उसके अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है हमको, तो हो जाएगा नेगेटिव फीडबैक में। पॉजिटिव फीडबैक क्या हो गया, कि कोई चीज करवानी है ना, तो उसके लिए पॉजिटिव फीडबैक देना। जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, बेबी को बाहर निकालना है यूटेरस के, तो उसके लिए हम एक सिग्नल्स दे रहे हैं, तो उससे बेबी बाहर आ रहा है, ठीक है। हो गया खत्म।
समझ गए? ये डायग्राम क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस बढ़ जाएगा, मूवमेंट ऑफ फिटस इनटू सर्विक्स हो जाएगी, डायलेशन होगा यूटेरस, फिर मूवमेंट ऑफ फिटस थ्रू सर्विक्स हो जाएगा, स्टिमुलेशन ऑफ रिसेप्टर ऑफ सर्विक्स, उसके बाद क्या होगा, डिस्चार्ज ऑफ इंपल्स ऑफ रिसेप्टर्स, उसके बाद क्या होगा, ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स ऑफ हाइपोथैलेमस के पास जाएंगे, फिर हाइपोथैलेमस क्या होगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा और क्या होगा, पॉजिटिव फीडबैक फिर से जाएगा। तो यही डायग्राम मैंने आपको सिंपल से यहाँ पे समझा दिया, ठीक है। तो सेकंड एग्जांपल क्या आएगा, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का। सेकंड एग्जांपल है ब्लड कोगुलेशन। क्या है दोस्तों, ब्लड कोगुलेशन। जब ब्लड कोगुलेट होता है तो इसमें आता है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम आता है, इसमें आता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म हम जिसे बोलेंगे। अब देखो ब्लड कोगुलेशन मतलब जब एक ब्लड वेसल रप्चर होगी, फट जाएगी, तब क्या होगा कि जो फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनेगी। क्या बनेगा, फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन होगा, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का। और यही प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर विद पॉजिटिव फीडबैक लेके क्या बनेगा, इनका कन्वर्जन किसमें होगा, किसमें होगा, ये प्रोथ्रोम्बिन का कन्वर्जन थ्रोम्बिन में होगा। क्या होगा, थ्रोम्बिन में होगा। ये जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है, ये थ्रोम्बिन का कन्वर्जन किसमें करेंगे, सॉरी प्रोथ्रोम्बिन का कन्वर्जन किसमें करेंगे, थ्रोम्बिन में करेंगे। और ये थ्रोम्बिन और पॉजिटिव फीडबैक देंगे कि क्या करो तुम लोग, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर और बनाओ। क्या करो, पॉजिटिव फीडबैक जाएगा किसको, कि बोलेगा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर और बनाओ। क्यों बनाओ, और थ्रोम्बिन बनेगा, और थ्रोम्बिन बनेगा तो क्या होगा, और फिब्रिनोजन का कन्वर्जन फिब्रिन में होगा। जो फिब्रिनोजन है उसका कन्वर्जन किसमें होगा, फिब्रिन में होगा। और इससे क्या हो जाएगा, स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग, यानी क्या होगा, जो वेसल रप्चर हुआ था वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। समझ रहे हो ना क्या हो रहा है, क्या बोल रहा है कि थ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाओ। थ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या करेंगे, थ्रोम्बिन का कन्वर्टर थ्रोम्बिन में करेंगे। ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, पॉजिटिव फीडबैक देगा कि और थ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाओ। और थ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्यों बने, कि और थ्रोम्बिन बने। और थ्रोम्बिन क्या करेगा दोस्तों, थ्रोम्बिन करेगा फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट, और ये फिब्रिन क्या करेगा, ब्लड स्टॉपेज को क्या करेगा, रोकने का काम करेगा। ये हो गया एग्जांपल, ओके। फिर आगे जाएंगे, इसका जो लास्ट सिस्टम है कौन सा है, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम। जो फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम क्या हो गया, फीड फॉरवर्ड मतलब देखो आप जितने भी हमने नेगेटिव पॉजिटिव सिस्टम देखे, जब यानी प्रॉब्लम जब होगा तभी इनको डिटेक्ट करने का काम क्या कर सकते। तो फीड फॉरवर्ड क्या है, पहले ही प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर लेगा, उसके होने से पहले ही प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर लेगा, उसको क्या कर लेगा, सॉल्व कर लेगा। समझ रहे हो ना तुम, मतलब क्या, एंटीसिपेट द चेंज deviated may occur later stage, takes appropriate control action, अवॉइड द डिस्टर्बेंस। ओके, तो मतलब यह क्या कर लेगा कि जो निगेटिव सिस्टम था पॉजिटिव सिस्टम क्या, जब मतलब जब कोई प्रॉब्लम आएगा तो उसको, जैसे कि टेम्परेचर बढ़ गया तो उसे तब डिटेक्ट किया जाएगा, उससे पहले उसे डिटेक्ट नहीं किया जाएगा कि टेम्परेचर बढ़ भी सकता है। तो ये जो फीड फॉरवर्ड क्या क्या करेगी, ये पॉइंट मतलब जो प्रॉब्लम है इसको पहले ही डिटेक्ट कर लेगी, होने से पहले ही डिटेक्ट कर लेगी, अंदाजा लगा लेगी कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो उसको उस तरीके से कंट्रोल करने का काम ये फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम करती है। तो ठीक है, आज के लेक्चर को यहीं पे खत्म करता हूँ, मिलते हैं अगले लेक्चर में रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ। ओके, बाय।